हेलो बच्चों, मैं हूं डॉक्टर केशव काळे और मैं औरंगाबाद में केबीसी यानी कालेज बायोलॉजी क्लासेस में पढ़ाता हूं। देखते देखते हम टॉपिक के एंड में आ चुके हैं। अगले एक दो लेक्चर में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें कुछ लेक्चर्स लाइव कंडक्ट होंगे और लाइव डाउट सेशन भी हम लोग लेने वाले हैं। ये जो लाइव लेक्चर्स है इनके लिंक्स जिन लोगों को चाहिए वे लोग मुझे 7972312550 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और व्हाट्सएप के ही जरिए हम लोग आपको पेपर्स के, क्वेश्चन पेपर्स के भी और बाकी कुछ जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके पीडीएफ्स भी सेंड करते हैं। तो जिन लोगों को हमसे जुड़ना है वे लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसी पर आपको लाइव लेक्चर्स के लिंक मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने प्लास्टिड फॉर यूकैरियोटिक राइबोसोम कंप्लीट किया था। अब हम देखने वाले हैं सीलिया और फ्लैजेलम। बच्चों फ्लैजेलम जो है, फ्लैजेलम बैक्टीरिया में भी हमने पढ़ा है और आज हम यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर में भी फ्लैजेलम पढ़ने वाले हैं। लेकिन बैक्टीरिया का फ्लैजेलम और यूकैरियोटिक सेल का फ्लैजेलम स्ट्रक्चरली अलग होता है। स्ट्रक्चरली अलग होता है, क्या अलग होता है वो आगे पता चल जाएगा। सीलिया एंड फ्लैजेला, सीलिया एंड फ्लैजेला। सीलिया और फ्लैजेला ये दोनों वर्ड प्लूरल है। सीलिया का सिंगुलर है सीलियम और फ्लैजेला का सिंगुलर है फ्लैजेलम। फ्लैजेलम, दीज आर दी सिंगुलर वर्ड्स। अब सपोज ये कोई एक यूकैरियोटिक सेल है बच्चों, यूकैरियोटिक सेल है, ये उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अंदर साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है। तो सेल, कई सारे सेल जो है वो मोटाइल होते हैं, वो हलचल कर सकते हैं और उस मोटिलिटी के लिए जैसे हमारे पास पैर है, जैसे हमारे पास पैर है वैसे ही, या फिर हाथ है, वैसे ही सेल्स के पास मोटिलिटी के लिए क्या होता है, तो उनके पास ऐसा बड़ा सा एक स्ट्रक्चर होता है जिसको पूंछ लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं फ्लैजेलम। फ्लैजेलम। और कुछ सेल्स में ये ऐसे छोटे छोटे एक्सटेंशंस होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, इनको कहा जाता है सीलिया। अब जाहिर सी बात है नंबर ऑफ फ्लैजेला जो है वो कम होते हैं। फ्लैजेला एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, उससे भी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन काउंटेबल होते हैं। काउंटेबल मतलब आप गिन सकते हो फ्लैजेला को कि 2 है, 10 है, 5 है, 2 है, 4 है, ऐसे काउंटेबल होते हैं। नंबर ऑफ फ्लैजेला, नंबर इज लेस, नंबर इज वेरी लार्ज, काफी ज्यादा क्वांटिटी होती है सीलिया की। सेकेंड, दीज आर दी हेयर लाइक एक्सटेंशंस, दोनों भी हेयर लाइक एक्सटेंशंस होते हैं। फर्क क्या है, फ्लैजेलम थोड़ा लंबा है, सीलिया शॉर्ट होते हैं। न्यूमेरस ये वर्ड मिलेगा आपको एनसीईआरटी में। न्यूमेरस मतलब बहुत सारे, ढेर सारे, बहुत ज्यादा लार्ज नंबर में, बहुत ज्यादा हाई क्वांटिटी में होते हैं। देन दोनों का बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो सेम है, सेम स्ट्रक्चर। इंटरनली स्ट्रक्चर उन दोनों का भी, मतलब सीलिया का भी और फ्लैजेलम का भी सेम है। फर्क सिर्फ इतना है कि सीलिया शॉर्ट होते हैं लाइक ओर्स। ओर्स का मतलब क्या है, तो ओर म्हणजे आपलं जे होडी असते जहाज मॅन्युअली चालवायची, तर त्याच्यामध्ये ते चप्पू येतात जे पाण्याला मागे सरकवत असतात, असं जे असतं ना, तर तो जो चप्पू आहे त्याला ओर म्हटलं जातं। तर जसं एखाद्या होडीमध्ये, एका छोट्याशा नौकेमध्ये, जहाजामध्ये ते ओर्स, ते चप्पू जे आहेत ते आजूबाजूच्या पाण्याची मुवमेंट करतात किंवा जहाजालाच पुढे लोटतात। अगदी त्याच प्रकारे हे जे सीलिया असतात पोरांनो, दीज सीलिया मूव्ह दी सराउंडिंग वॉटर और सेल इटसेल्फ। जर कमी सीलिया बीट होत असतील तर आजूबाजूच्या पाण्याची मुवमेंट होईल आणि सगळ्या सीलिया रिदमिकली बीट होत असतील, या पण आणि या पण, तर अगदी तिथे सेल जे आहे ती सेलच पुढे मूव्ह होईल। फ्लॅजेलम जो असतो तो कंपॅरेटिव्हली मोठा असल्यामुळे पोरांनो, हा फ्लॅजेलम जो आहे हा मोठा असल्यामुळे फ्लॅजेलमची जेव्हा मुवमेंट होते त्यावेळेला सेलची मुवमेंट होत असते। सीलिया, आता एखाद दुसरी सीलियाची मुवमेंट झाली तर आजूबाजूच्या पाण्यामध्ये मुवमेंट होईल, पण सेल पूर्ण पुढे नाही जाणार, कारण सीलिया शॉर्ट आहे, छोट्या आहे। तिथेच सगळ्याच सीलिया जर रिदमिकली बीट झाल्या तर हे सराउंडिंग पाण्यासोबत ही मधली ही जी सेल आहे ती सेल त्याच्या जागेवरनं डिस्प्लेस होईल।
फ्लॅजेलम बीट होतो त्यावेळेला सेलची मुवमेंट ही होतच असते. मग आता याचं स्ट्रक्चर बघू. तर स्ट्रक्चर जे आहे, सपोज दिस इज द सेल. अब यहां से ये फ्लैजेलम बाहर निकला है और फ्लैजेलम का ये बाहर का जो कवरिंग होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होता है. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बच्चों. इसके अंदर अगर देखो तो एक रॉड लाइक कहो या एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इसके अंदर से रन होता है और इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है एक्झोनीम. एक्झोनीम बाळांनो, लेक्चरची लिंक आली की लगेच ते लेक्चर बघायला सुरुवात करत चला. सकाळी 10ला जी लिंक देतो आपण, कारण तुमच्या डोक्यात हा थॉट निश्चितच येत असेल. कुठल्याही लेक्चरची असो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, लेक्चर रुटीनली करत चला, कारण तुम्हाला हा थॉट येणं साहजिक आहे की थोड्या वेळानं बघू, दुपारी बघू, संध्याकाळी बघू. लक्षात ठेवा, जे मुलं या पिरियडमध्ये अभ्यास करतील ते मुलं निश्चितच तेवढी लीड घेतील आणि अभ्यासाला पर्याय अजिबातच नाहीये. तुमच्या डोक्यातून हा काढून टाका विषय. अभ्यासाला पर्याय नसतो, हार्डवर्कला पर्याय नसतो. तुम्हाला अभ्यास हा करावाच लागतो. जर कुठलंही ग्लॅमरस करिअर तुमच्या समोर दिसत असेल, म्हणजे तुम्हाला जर असं वाटत असेल आपण डॉक्टर व्हावं, इंजिनियर व्हावं, IAS व्हावं, IPS, जे काय ग्लॅमरस करिअर की आपल्याला हे व्हायचं आहे, असं काही जरी तुम्हाला दिसत असेल, त्याचा एकमेव मार्ग आहे अभ्यास. आणि अभ्यास हा म्हणजे सहज होणारी गोष्ट नाहीये, ती तितकी सोपी नाहीये. त्याला हार्डवर्क, डेडिकेशन, सॅक्रिफाईस लागतच. त्याच्यामुळं जीवावर न येऊ देता लिंक आल्यानंतर लगेच लेक्चर स्टार्ट करायचं, बघून टाकायचं. लेक्चर आपण तेवढं एंटरटेनिंग करतोच आहोत की तुम्हाला ते बघताना कंटाळा येणार नाही. फक्त मुळात विषय असा आहे की तुम्ही सुरू करा आणि लेक्चर नंतर जे डाऊट्स असतील ते डाऊट्स लगेच एकतर व्हॉट्सअप करा किंवा तिथंच कमेंट बॉक्समध्ये खाली कमेंट करा. मी त्याच्यावरती तिथंच एक्सप्लेनेशन सेंड करत असतो. आणि हेच तुम्हाला क्वेश्चन पेपरच्याही बाबतीत करायचं आहे. ज्या प्रश्नांचे तुम्हाला अर्थ कळत नाहीयेत, ज्या प्रश्नांचे तुम्हाला ऑप्शन हे करेक्ट काय आणि तुम्ही मार्क केलेलं चुकीचं काय आहे हे तुम्हाला कळत नाहीये, त्याच्यासाठी तुम्ही लगेच तुमचा डाऊट हा मेसेज किंवा कमेंट बॉक्समध्ये पोस्ट करत चला. डाऊट साचू देऊ नका. तर पुढे हा जो फ्लॅजेलम आहे, हा फ्लॅजेलम ची ही बाहेरची ब्लॅक कलरची जी कव्हरिंग आहे तिला म्हणतात प्लाझ्मा मेम्ब्रेन आणि त्याच्या आतमध्ये असतं एक्झोनीम. मग आता मी काय केलं बाळांनो, हा असा कापला आणि हा कापल्यानंतर याचं हे जे एंड आहे, म्हणजे थोडक्यात मी काय केलं, हा जर फ्लॅजेलम असेल तर मी इथून असा कापला आणि मग हे जे एंड आहे हे एंड मॅग्निफाय करून तुम्हाला एक्सप्लेन करतोय मी की म्हणजे फ्लॅजेलमचा तो फिला एक्झोनीम आतून कसा आहे, फ्लॅजेलमच्या त्या एक्झोनीमच्या आत काय असतं हे ज्या वेळेला मी तुम्हाला इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोपच्या आत दाखवायला नेलं तर तुम्हाला काहीसं असं स्ट्रक्चर दिसतंय. म्हणजे इथं जे तुम्हाला आता दिसतंय स्क्रीनवर हे स्ट्रक्चर या फ्लॅजेलमच्या आत म्हणजे एक्झोनीम असा बनलेला आहे. आपल्याला जे धागा दिसतो तो अगदी असा बनलेला आहे. तर आपण स्टेप बाय स्टेप समजू की हे स्ट्रक्चर बनतंय कसं. तर सर्वात बाहेरची मी एक वेळेला रब करून घेतो बाळांनो. तर मी म्हणत होतो तुम्हाला की हा जर फ्लॅजेलम आहे बाळांनो तर थोडासा वेगळाच झालाय. हा फिलामेंट जर फ्लॅजेलम असेल, ओके, ही सेल आहे तुमची, तर आपण याला असं कापला आणि हे टोक तुम्ही बघतायत मायक्रोस्कोप मधनं. ओके, तर हे टोक बघितल्यानंतर तुम्हाला असं दिसून येईल की बाहेरची जी कव्हरिंग आहे ती तर प्लाझ्मा मेम्ब्रेनचीच बनलेली आहे. म्हणजे दिस इज प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. मग याच्या आतमध्ये जर स्ट्रक्चर बघितलं तर आपल्याला प्रोकॅरियोट्स मध्ये पण आपण फ्लॅजेलम स्टडी केलेला आहे, पण तो प्रोकॅरियोट्स मधला फ्लॅजेलम हा युकॅरियोटिक फ्लॅजेलम पेक्षा स्ट्रक्चरली पूर्णपणे डिफरंट आहे. म्हणजे फ्लॅजेलम हा युकॅरियोट्स मध्ये की प्रोकॅरियोट्स मध्ये प्रेझेंट आहे असं जर विचारलं तर दोन्ही उत्तर आहे. मग दुसरा प्रश्न जर तुम्हाला कोणी असा विचारला की जर ते दोन्ही फ्लॅजेलम आयडेंटिकल आहेत का स्ट्रक्चरली, तर उत्तर आहे नाही, ते स्ट्रक्चरली आयडेंटिकल नाहीयेत. मग युकॅरियोट्सचा प्रोकॅरियोट्सचा फ्लॅजेलम विषयी मी बोललो होतो तुम्हाला की फिलामेंट असतो, हुक असतो आणि बेसल बॉडी असतं. इथं काय वेगळं आहे, तर इथं त्या एक्झोनीम नावाचा हा जो धागा आहे, म्हणजे इथं बाहेरून प्लाझ्मा मेम्ब्रेन असेल याच्या आणि आतमधला जो एक्झोनीम आहे त्याला कापून मी जर दाखवलं तर
हा बाहेरचा प्लाझ्मा मेम्ब्रेन इथं काढला, याच्या आतलं जे स्ट्रक्चर काढतोय ते एक्झोनिमचं असेल, तर या एक्झोनिम मध्ये सेंटरला दोन असे मायक्रोट्युब्युल्स आहेत, दोन असे मायक्रोट्युब्युल्स आहेत, आणि हे मायक्रोट्युब्युल्स एकमेकांना जोडले पण गेलेले आहेत, एकमेकांना कनेक्ट झालेले आहेत. या मायक्रोट्युब्सला या सेंट्रल शीथ नावाच्या स्ट्रक्चरनं कव्हर केलेलं आहे. दिस इज सेंट्रल. माझ्या सोबत तुम्हाला लक्षात ठेवायचं इथं मी काय काय बोलतोय. सेंट्रल शीथच्या आत हे या सर्कल सारख्या डायग्रामच्या सेंटरला असल्यामुळे यांना म्हणायचं सेंट्रल मायक्रो. मायक्रो म्हणजे अतिशय छोटे, ट्युब्युल्स म्हणजे छोट्या छोट्या मायक्रोस्कोपिक ट्यूब्स. तर ह्या दोन सेंट्रल मायक्रोट्युब्युल्स आहेत, ते एकमेकांना कनेक्टेड आहेत, त्याला सर्कल करणारे सेंट्रल शीथ आहे. आणि याच्या पेरिफेरली इथे प्लाझ्मा मेम्ब्रेनच्या आतल्या बाजूला हे कंप्लीट, आणि याच्या बाजूला बघा हे कंप्लीट एक मायक्रोट्युब्युल झाला, आणि याच्या बाजूला असा एक इनकम्प्लीट मायक्रोट्युब्युल आहे. म्हणजे असे किती मायक्रोट्युब्युल आहेत? दोन. एक पूर्ण आणि एक अर्धवट, असे दोन आहेत. काय दोन? मायक्रोट्युब्युल, म्हणून त्यांना म्हणायचं मायक्रोट्युब्युल. मायक्रोट्युब्युल डबलेट्स. डबलेट्स, मायक्रोट्युब्युल डबलेट्स. हा एक मायक्रोट्युब्युल डबलेट झाला रे. असे किती आहेत? असे 9 मायक्रोट्युब्युल डबलेट्स आहेत. मग आता मी ड्रॉ करेपर्यंत बघत बसण्यापेक्षा मी तुम्हाला ड्रॉ केलेलीच डायग्राम डायरेक्टली दाखवतो. तर ही डायग्राम ऑलमोस्ट कंप्लीट झाली. काय आहे इथे? दो माइक्रोट्यूब्यूल्स है सेंटर में, और पेरिफेरली 9 डबलेट्स है. डबल यानी तो एक कंप्लीट माइक्रोट्यूब्यूल और एक इनकम्प्लीट से एक डबलेट बना. ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट्स है. एडजेसेंट सक्सेसिव मतलब नेबरिंग जो डबलेट्स है, एक के बाद जो दूसरा डबलेट आ रहा है वो भी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं कुछ ऐसे एक स्ट्रक्चर से, ऐसे एक स्ट्रक्चर से. और इस स्ट्रक्चर का नाम है बच्चों, नाम की तरफ मैं मतलब समझा रहा हूं, ठीक से सुनो. इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? तो इस स्ट्रक्चर का नाम है इंटर डबलेट ब्रिज. ब्रिज या इसे इंटर डबलेट लिंकर भी कहा जाता है, क्योंकि वो एडजेसेंट डबलेट को लिंक कर रहा है. अब यहां पे नाम की तरफ क्यों ध्यान देना है? तो इंटर का मतलब होता है इन बिटवीन टू. कोई भी दो चीज है उनके बीच में जो स्ट्रक्चर होता है उसे इंटर प्रीफिक्स लगाया जाता है. किन दोनों के बीच में? तो डबलेट के बीच में, इसलिए इंटर डबलेट. और ब्रिज, ब्रिज क्या करता है? ब्रिज एक सपोज नदी के ऊपर का ब्रिज नदी की एक साइड को दूसरे साइड से कनेक्ट करता है, तो दो चीजों को कनेक्ट करने वाली चीज को ब्रिज कहा जाता है. तो ये दो डबलेट्स को कनेक्ट कर रहा है इसलिए इंटर डबलेट ब्रिज, या दो डबलेट्स को लिंक कर रहा है इसलिए इसे इंटर डबलेट लिंकर ऐसे कहा जाता है. हर डबलेट से 5 डाइनिंग आर्म्स कनेक्टेड होते हैं. उसमें से 3 जो आर्म्स हैं वो मेम्ब्रेन के साइड से होते हैं और 2 आर्म्स अंदर की साइड से यानी सेंट्रल ट्यूब्यूल्स के साइड से होते हैं. तो यहां पे ये आर्म्स जो है, साइड आर्म भी कहा जाता है इनको, ये डाइनिन से बने होते हैं इसलिए इनको डाइनिन आर्म्स भी कहा जाता है बच्चों. डाइनिन आर्म्स. काम क्या होगा इन डाइनिन आर्म्स का? तो जब फ्लैजेलम कोई भी मूवमेंट करता है तो मूवमेंट के लिए लगेगी एनर्जी. तो एनर्जी होती है, एनर्जी जो होती है वो एटीपी के फॉर्म में होती है. एटीपी के फॉर्म वाली जो एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी है. एटीपी के फॉर्म वाली एनर्जी केमिकल एनर्जी है, और फ्लैजेलम उसे, ये डाइनिन आर्म उसे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके उस मोटिलिटी के लिए या मोमेंट के लिए अवेलेबल करवा देता है. फिर से बता रहा हूं कि ये जो साइड के आर्म्स है इनमें कुछ एंजाइम्स होते हैं. ये आर्म तो डाइनिन नाम के प्रोटीन से बने हैं. ये आर्म्स एटीपी को ब्रेक करके उसकी एनर्जी निकाल के फ्लैजेलम में डालता है ताकि फ्लैजेलम मोबिलिटी करे.
और एक बार और क्लियर कर दूं कि ये स्ट्रक्चर, भले मैं हर बार फ्लैजेलम कह रहा हूं, लेकिन स्ट्रक्चर फ्लैजेलम का और सीलिया का ऐसा ही है। मतलब दिस इज कॉमन फॉर फ्लैजेलम एंड सीलिया, दोनों का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। सिर्फ अपरेंटली लेंथ वाइज सीलिया छोटे होते हैं, फ्लैजेलम लंबा होता है। और सेकंड क्या कहा मैंने कि सीलिया का काउंट जो है वो न्यूमेरस, काफी ज्यादा क्वांटिटी होती है, फ्लैजेलम कम होते हैं नंबर में। आगे बढ़ते हैं। ये जो सेंट्रल शीथ है, इस सेंट्रल शीथ मतलब यहां पे पेरिफेरली ऐसे रेडियल स्पोक्स होते हैं। हर डबलेट से रेडियल स्पोक्स ऐसे सेंटर की तरफ आते हैं। सो दिस सेंट्रल शीथ या सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स थ्रू द सेंट्रल शीथ आर कनेक्टेड विथ द सेंट्रल शीथ। तो ये जो है इसे कहा जाता है रेडियल। रेडियल क्यों? क्योंकि रेडियस की तरह है। अगर इसे सर्कल मानो तो दीज आर लाइक रेडाई, तो ये रेडियस की तरह है। रेडियल स्पोक, साइकिल के जैसे स्पोक होते हैं वैसा ही ये स्पोक है, तो रेडियल स्पोक, रेडियस के जैसा स्पोक। सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल से, ये सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो भी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। फ्लैजेलम और सीलिया मोटिलिटी के लिए होते हैं। देन फिर से एक बार रिपीट करते हैं साइड में ही। अब मेरे साथ साथ आप रिकॉल करने की कोशिश करो क्या कहा है मैंने। तो देखो, सेल है, सेल में मोटिलिटी के लिए लंबा सा स्ट्रक्चर रहा तो उसे कहेंगे फ्लैजेलम, और छोटे रहे तो उसे कहोगे सीलिया। सीलिया हो या फ्लैजेलम, किसका एक्सटेंशन है? ये बाहर कौन एक्सटेंड हो रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अंदर झांक के देखा आप लोगों ने तो आपको कौन दिखा? एक्सोनीम दिखा। एक्सोनीम दिखा। एक्सोनीम को काट दिया और उसके अंदर झांका तो आपको ये ऐसा दिखा। इसका ये बाहर का ब्लैक वाला कवरिंग जो है, इट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अंदर ये सारे जो 9 और बीच वाले 2 जो है, इसे कहते हैं एक्सोनीम। मतलब ये एक्सोनीम का स्ट्रक्चर है। और एक बात बच्चों में जो यहीं पे क्लियर कर दूं कि एक बहुत ही फेमस एमसीक्यू है, हर बुक में मिल जाएगा आपको, और एमसीक्यू सॉल्व करना शुरू कर दो। प्रैक्टिस पेपर उसी के लिए भेजे जा रहे हैं, तो प्रैक्टिस पेपर देखो, एमसीक्यू सॉल्व करो। एक्सपेक्टेड ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपसे पूरे सारे ही एमसीक्यू सॉल्व हो अभी शुरुआत में, लेकिन ये जरूर एक्सपेक्टेड है कि जो सॉल्व नहीं हुए वो मुझे वापस आप डाउट में पोस्ट करो। जो डाउट्स आपके हैं, whether it is related with the lectures or whether it is related with that MCQ, तो आपको बताने हैं ताकि वो वहीं पे सॉल्व हो जाए। देन मैं कह रहा था कि काफी फेमस MCQ है, और वो ये है कि 9+2 अरेंजमेंट इज सीन इन, ऐसा क्वेश्चन आता है। 9+2 अरेंजमेंट इज सीन इन, द आंसर इज यूकैरियोटिक फ्लैजेलम। यूकैरियोट्स का जो फ्लैजेलम है, इसमें प्रोकैरियोट्स के फ्लैजेलम में 9+2 अरेंजमेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि सेंटर के जो 2 है ये सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ये सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स है, और 1 2 3 ऐसे ये पेरिफेरली 9 है। तो पेरिफेरल 9 और सेंट्रल 2, ऐसा अरेंजमेंट कहां दिखाई देता है? एमसीक्यू क्या है कि 9+2 अरेंजमेंट इज सीन इन, आंसर इज यूकैरियोटिक फ्लैजेलम। तो आगे बढ़ते हैं। मैं कह रहा था कि रिवाइज कर लेते हैं। तो ये बाहर का जो कोटिंग है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस सर्कल के सेंटर में 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स है, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, उनको ये कोट कवर करने वाला सेंट्रल शीथ है, सेंट्रल शीथ है। देन पेरिफेरल ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ये 2-2 के मतलब पेयर में है, एक कंप्लीट माइक्रोट्यूब्यूल, एक इनकम्प्लीट, एक कंप्लीट एक इनकम्प्लीट, तो इन्हें डबलेट कहा जाता है, माइक्रोट्यूब्यूल का डबलेट। एडजेसेंट माइक्रोट्यूब्यूल्स आर इंटरकनेक्टेड बाय इंटरडबलेट ब्रिज या इंटरडबलेट लिंकर। हर माइक्रोट्यूब्यूल से डाइनिन के आर्म्स निकल रहे हैं। डाइनिन के आर्म्स एटीपी को ब्रेक करके मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसके लिए मोटिलिटी के लिए अवेलेबल करवा रहे हैं। ये पॉइंट एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, ठीक से समझ लेना। देन 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स भी इंटरकनेक्टेड है, और फ्लैजेलम जो अराइज होता है बच्चों, तो उसका जो बेस है जहां से वो निकल रहा है, उस बेस को बेसल बॉडी कहा जाता है। और बेसल बॉडी जो है, मतलब फ्लैजेलम अराइज फ्रॉम द बेसल बॉडी और सीलिया आल्सो अराइज फ्रॉम द बेसल बॉडी। और ये जो बेसल बॉडी है, ये सेंट्रियोल नाम का स्ट्रक्चर बना रहा है।
सेंट्रियोल, तो ये सेंट्रियोल से बेसल बॉडी बनता है और बेसल बॉडी से फ्लैजेलम निकल रहा है। ये जो अंदर का स्ट्रक्चर इसे बेसल बॉडी कहते हैं और बेसल बॉडी को सेंट्रियोल बना रहा है। तो ये सेंट्रियोल है क्या, यही उस अपना आज के लेक्चर का अगला बिट है कि व्हाट इज सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल से बेसल बॉडी बनती है, बेसल बॉडी से फ्लैजेलम। तो ये सेंट्रियोल क्या है, सपोज ये सेल है। सेंट्रियोल याद रखना सिर्फ एनिमल सेल्स में होते हैं, मतलब प्रोकैरियोट्स में तो है ही नहीं। यूकैरियोट्स में है, तो यूकैरियोट्स में एनिमल सेल में होते, प्लांट सेल में नहीं होते हैं सेंट्रियोल्स। तो ये अगर न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के नजदीक, न्यूक्लियस के पास एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसे सेंट्रोजोम कहते हैं। उस स्ट्रक्चर को सेंट्रोजोम कहते हैं। मुझे पता है आप लोग, मैं बात कर रहा था सेंट्रियोल की, सेंट्रोजोम बीच में कहां से आ गया ये सोच रहे होंगे। तो ये सेंट्रोजोम कहां से आया, तो जब सेंट्रोजोम को नजदीक से देखा तो सेंट्रोजोम जो स्ट्रक्चर है दो ऐसे सिलेंडर से बना है। सेंट्रोजोम जो स्ट्रक्चर है वो दो ऐसे सिलेंडर से बना है जो एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये ऐसे भी हो सकता है या कुछ केसेस में ऐसा एक के ऊपर एक भी हो सकता है, मतलब ये एक सिलेंडर हुआ और इसको परपेंडिकुलर ये दूसरा सिलेंडर हुआ। ओके, सवाल एक के ऊपर एक हो सकते हैं, एक के नजदीक एक हो सकते हैं, लेकिन उनका प्लेन ऑफ ओरिएंटेशन जो है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। इस एक सिलेंडर को कहा जाता है सेंट्रियोल, एक सिलेंडर को कहा जाता है सेंट्रियोल। और ऐसे दो सिलेंडर जो एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, इनसे बनता है सेंट्रोजोम। और सेंट्रोजोम के नजदीक यहां पे ऐसा अमॉर्फस मटेरियल होता है, अमॉर्फस एनसीईआरटी में मिलेगा लाइन, पेरी सेंट्रियोलार मटेरियल से सराउंडेड होता है सेंट्रोजोम। ये जो पूरा सेंट्रोजोम है जिसमें दो सेंट्रियोल्स हैं, एक आड़ा और एक खड़ा, तो ऐसे ये दो सेंट्रियोल्स या फिर एक सेंट्रोजोम, मतलब वही कंफ्यूज नहीं होना है कि एक सेंट्रोजोम यानी ये दोनों, उसमें से एक ये हॉरिजॉन्टल सेंट्रियोल है और ये वर्टिकल सेंट्रियोल है। तो ये दोनों सेंट्रियोल के आसपास अमॉर्फस मटेरियल होता है। उस अमॉर्फस मटेरियल को पेरी मतलब पेरीफेरल, सेंट्रियोलार यानी सेंट्रियोल के पेरीफेरली है ये मटेरियल। तो अमॉर्फस या पेरी सेंट्रियोलार ये मटेरियल है। आगे बढ़ते हैं। तो एक सेंट्रियोल का अगर स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहले, जैसे मैंने कहा था कि फ्लैजेलम के बाहर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, वैसे माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स देखते वक्त भी मैंने आपको कहा कि उनके बाहर दो मेम्ब्रेन होते हैं। लाइसोसोम के बाहर एक मेम्ब्रेन होता है। जो पॉइंट या लाइन में आगे बताने जा रहा हूं वो एमसीक्यू है। क्वेश्चन आता है, विच अमंग द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉन मेम्ब्रेनस, किस स्ट्रक्चर में मेम्ब्रेन नहीं है। याद रखना ऑप्शन कुछ भी हो, दो नाम याद रखना कि जिनमें और भी है जो आगे मैं बताऊंगा, लेकिन अब तक जितने हमने पढ़े हैं उन स्ट्रक्चर में से मेम्ब्रेन किसमें नहीं। आगे और भी कुछ नाम आएंगे जिनमें मेम्ब्रेन नहीं है, लेकिन अब तक जो टॉपिक में कवर हुआ है उसमें सेंट्रियोल और राइबोसोम, इतने जो स्ट्रक्चर हुए यूकैरियोटिक सेल में जितने भी स्ट्रक्चर हमने पढ़े, इसमें से राइबोसोम और सेंट्रियोल में मेम्ब्रेन नहीं होता है बाहर से। तो सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर बता रहा हूं मैं, एक सिलेंडर का। मैंने सिलेंडर को ऐसे काटा और आपको यहां से दिखा रहा हूं। जब आप सिलेंडर के अंदर झांकते हो तो उसके सेंटर में ऐसा प्रोटीनेशियस हब होता है, और पेरीफेरली ऐसे तीन, 1 2 3, 1 2 3 ऐसे 9 माइक्रोट्यूब्यूल के ट्रिपलेट्स होते हैं। कितने? 9 माइक्रोट्यूब्यूल के ट्रिपलेट्स होते थे। कितने हो गए? 3 और 2 5, 1 2 3, 1 2 3 and 3 6 7 8। तो ये तीन माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्यूल है, इसलिए उनको माइक्रोट्यूब्यूल्स कहा जाता है। और 3 है इसलिए इसे माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ ट्रिपलेट कहा जाता है। ट्रिपलेट, फ्लैजेलम में डबलेट था क्योंकि वहां पे 2 थे, वैसे यहां पे 3 है इसलिए ये
ट्रिपलेट है, एक ट्रिपलेट उसके एडजेसेंट माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट से कनेक्टेड होता है, मतलब एडजेसेंट ट्रिपलेट्स आर इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर। इसे लिंकर कहते हैं बच्चों, क्योंकि वो दो ट्रिपलेट्स को लिंक कर रहा है। सेंटर में ये जो है ये ट्यूब्यूल नहीं है, दिस इज नॉट द माइक्रोट्यूब्यूल, दिस इज द हब जो प्रोटीनेशियस से, प्रोटीन से बना है। सो दिस इज प्रोटीनेशियस हब। एज सच कोई मेम्ब्रेन नहीं है, तो नॉन मेम्ब्रेनस है। देन इस प्रोटीनेशियस हब से हर माइक्रोट्यूब्यूल को कनेक्ट करने वाला, ठीक से देखना बच्चों, ये ऐसा स्पोक होता है। तो यहां पे ऐसे 9 स्पोक होंगे। सो दीज आर दी स्पोक्स। ओके, तो ये स्पोक हुए और ये एक शीट है। ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल। क्या है, ये सेंटर में हब है, दिस इज द हब जो प्रोटीनेशियस है, और पेरिफेरली तीन के ऐसे ट्रिपलेट्स है। याद रखना मैं क्या दिखा रहा हूं यहाँ पे आपको, मैं दिखा रहा हूं एक सिलेंडर को अगर साइड में लिया जाए, ओके, ये सिलेंडर है, मतलब एक सेंट्रियोल है, उसको काट के मैं अगर यहां से आपको देखो ऐसे कहूं तो आपको यहाँ पे सेंटर में हब मिलेगा, और उसके पेरिफेरली यहाँ पे तीन, ऐसे 9 क्या मिलेंगे, 9 ट्रिपलेट्स मिलेंगे। मतलब ये अगर हब है, ये अगर सेंट्रियोल है, सिलेंडर है, तो ये हो गया हब, और 1 2 3 ऐसे आपको 9 ट्रिपलेट्स मिलेंगे, 9। और ये हब से हर ट्रिपलेट को कनेक्ट करने वाले ये स्पोक होते हैं। ये किसका स्ट्रक्चर हुआ, ये सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर हुआ। ऐसे 2 सेंट्रियोल एक दूसरे से परपेंडिकुलरली अरेंज हो गए तो वहां पे बन जाता है सेंट्रोजोम। बच्चों फंक्शन क्या है सेंट्रियोल का, तो मैंने अभी कहा आपको कि सेंट्रियोल से बेसल बॉडी बनती है, सेंट्रियोल के मॉडिफिकेशन से बेसल बॉडी बनती है। बेसल बॉडी वो स्ट्रक्चर होता है जिससे फ्लैजेलम निकलता है या सिलिया निकलता है। दूसरा फंक्शन क्या है, तो दूसरा फंक्शन है, अभी यहां पे आपको साइड में ये जो डायग्राम दिख रहा है, इसमें ऊपर और नीचे सेंट्रियोल्स है, और सेंट्रियोल से ऐसे धागे धागे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको मेरे साइड में। तो जो ऊपर और नीचे सेंट्रियोल है, उससे जो धागे निकलते हैं, इन सारे इस स्ट्रक्चर को कंबाइनली स्पिंडल apparatus कहा जाता है। जो दिख रहा है आपको ये स्पिंडल apparatus है, और इस स्पिंडल apparatus का रोल होता है सेल डिवीजन में। मतलब बीच में से सेल डिवाइड होके 1 से 2 सेल बन जाते हैं, तो ये स्पिंडल apparatus फॉर्मेशन में सेंट्रियोल का रोल होता है। ऊपर से और नीचे से सेंट्रियोल होते हैं, और वहां से माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो बीच वाले जो धागे वो माइक्रोट्यूब्यूल है, ऊपर वो माइक्रोट्यूब्यूल सारे सेंट्रियोल से अटैच है, नीचे भी सेंट्रियोल से अटैच है। तो सेंट्रियोल का सेकंड फंक्शन है स्पिंडल फॉर्मेशन। स्पिंडल फॉर्म कैसे होता है, क्यों फॉर्म होता है, सेल कैसे डिवाइड होता है, ये सारे स्ट्रक्चर क्वेश्चंस जो है उनके आंसर आपको सेल डिवीजन टॉपिक में मिल जाएंगे। आज सिर्फ सेंट्रियोल का फंक्शन आपको पता होना चाहिए कि एक बेसल बॉडी फॉर्म करता है, एंड सेकेंड इसका स्पिंडल फॉर्मेशन में रोल है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।